मिर्जापुर गुलाबी पत्थरों यानी पिंक स्टोन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात रहा है। प्राचीन समय में इसी पत्थर का प्रयोग मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों को बनाने में, अशोक स्तंभ को बनाने में किया था। वही जो हमारा अशोक स्तंभ राजकीय चिन्ह है। पहले इसी क्षेत्र को गिरजापुर के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम देवी पार्वती के नाम पर रखा गया। धार्मिक तौर से अति महत्वपूर्ण इस लोकसभा क्षेत्र से 10 सुंदरी रही फूलन देवी चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी हैं, तो 2 बार अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी सांसद रह चुकी हैं। इसी शहर के नाम से बनी एक वेब सीरीज ने खासी लोकप्रियता अर्जित की है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे मिर्जापुर संसदीय सीट की। ये यूपी के दक्षिणी हिस्से का जिला है जो मिर्जापुर मंडल का हिस्सा है। यूपी का यह दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला लखीमपुर खीरी है। मिर्जापुर ही इसका जिला मुख्यालय है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय दूसरा उनके नाम से इतर है। यह जिला उत्तर में संत रविदास नगर और वाराणसी जिले से, पूर्व में चंदौली जिले से, दक्षिण में सोनभद्र जिले से और उत्तर पूर्व में इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले से घिरा हुआ है। ये पूरी इस मिर्जापुर जिले की सरहद इन जिलों से घिरी है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय मिर्जापुर जिले के अमरावती चौराहा स्थान से लिया गया है। जो हम स्टैंडर्ड हमारा टाइम है वो यहीं से उसको मापा जाता है। 4 मार्च 1989 को यहाँ के कुछ हिस्से अलग करके सोनभद्र जिले की स्थापना की गई थी। अलग अस्तित्व में आया था जिला सोनभद्र। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार विंध्याचल, अरावली और नीलगिरी से घिरे क्षेत्र को विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन काल में यहाँ पर सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रभाव हुआ करता था। ये भाग्य गणतंत्र हुआ करता था, गणराज्य उसका हिस्सा था ये पूरा क्षेत्र। मिर्जापुर गुलाबी पत्थरों यानी पिंक स्टोन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात रहा है। प्राचीन समय में इसी पत्थर का प्रयोग मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों को बनाने में, अशोक स्तंभ को बनाने में किया था। वही जो हमारा अशोक स्तंभ राजकीय चिन्ह है। पहले इसी क्षेत्र को गिरजापुर के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम देवी पार्वती के नाम पर रखा गया। मिर्जापुर कैसे पड़ा, आइए वो भी बताते हैं आपको। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अपनी सत्ता कायम करने में जुटी ईस्ट इंडिया कंपनी को मध्य भारत में एक ऐसे ठिकाने की जरूरत थी कि जो महत्वपूर्ण स्थल हो और जहां से तमाम जगहों पर वो उनका प्रसार हो सके। तो ऐसे में विंध्याचल और गंगा के बीच का विंध्य क्षेत्र ये अंग्रेज अफसरों को बहुत भाया। 1735 ईस्वी में लॉर्ड मर्क्यूरिस वेलेज़ले ये नाम का एक अंग्रेज अफसर हुआ करता था। उसे ये क्षेत्र पसंद आया और उसके बाद इस क्षेत्र की स्थापना उसने की, मिर्जापुर नाम दिया इसको। ये मिर्जा जो शब्द है दरअसल राजाओं का क्षेत्र इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई पर्शियन शब्द अमीर और ज़ाद इनको मिलाकर, यानी अमीर ज़्यादा जो शब्द है कि ये जो राजाओं के वंशज होते थे उनको मिर्जा कहकर संबोधित करते थे। इस जिले के नाम को लेकर कुछ उहापोह हैं अभी भी। दरअसल यूपी की सरकार इसे मीरजापुर कहती है, बड़े की मात्रा होती है माँ में, और वहीं पर केंद्र सरकार इसे मिर्जापुर यानी छोटे की मात्रा कहती है। इस तौर से संबोधित किया जाता है इसे। तो केंद्र और राज्य सरकारों में नाम में छोटे ही और बड़े की मात्रा का अंतर है। यहाँ मिर्जापुर नाम से एक वेब सीरीज भी बनी जिसे शायद आपने देखा भी होगा, जो खासी हिट रही थी। उसने इस शहर को, इस जिले को काफ़ी पॉपुलर किया। मिर्जापुर के प्रमुख आस्था केंद्रों की बात करते हैं अब। माँ विंध्याचल देवी का जो पौराणिक धाम है वो तो सबसे प्रसिद्ध है ही यहाँ का। इसके साथ ही यहाँ पर सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर, महात्रिकोण मंदिर भी है, सीताकुंड है और यहाँ गुरुद्वारा गुरुदा बाग ये भी अति प्रसिद्ध है। देवराहा बाबा का आश्रम, अड़गड़ानंद आश्रम, ख्वाजा इस्माइल चिश्ती का मकबरा ये आस्था के बड़े केंद्र हैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के। इसके साथ ही यहाँ पर कुशियारा, सिरसी बांध, विंडम फाल, सिद्धनाथ की दरी जलप्रपात, खड़ंजा फाल, ये तमाम जलप्रपात वाटरफॉल्स हैं जो बड़े खूबसूरत हैं। प्राकृतिक छटा इनसे दिखाई देती है। यहाँ पर सैलानी बड़ी तादाद में आते हैं इन्हें निहारने के लिए। मोती का तालाब और चुनार का किला ये भी अति प्रसिद्ध है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता इसी चुनारगढ़ किले से इसकी कथाएं उसकी जुड़ी हुई हैं और ये आपने शायद चंद्रकांता एक सीरियल आया करता था कई साल पहले, वो देखा भी होगा। इन दिलचस्प पहलुओं के बाद अब हम रुख करते हैं यहाँ के विकास से जुड़े आयाम और उद्योग धंधों की। तो मिर्जापुर के हस्त निर्मित कलात्मक कालीन और दरियाँ इन्हें देश दुनिया में एक विशिष्ट स्थान हासिल है, एक मुकाम है इनका खासा, अलग ही अलहदा। ये बड़े पैमाने पर यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। यहाँ निर्मित जो कालीन है उनमें अनोखी जियोमेट्रिकल डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। ये इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। ये खास यहाँ से पहचान होती है कि जियोमेट्रिकल डिजाइन यहाँ बनाई जाती है। ये काम जो है या ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी शामिल किया गया है। मिर्जापुर में पीतल उद्योग यानी ब्रास का जो पूरा कारोबार है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है।
यहाँ पर बनने वाले जो पीतल के बर्तन हैं उनकी बड़ी मांग रहती है अपनी गुणवत्ता की वजह से। इस जिले में चीनी मिट्टी से बने बर्तन भी काफ़ी मशहूर हैं। हालिया हुए इन्वेस्टर समिट में यहाँ के 90 मतलब यहाँ उद्यमी हैं देश के, उन्होंने 5500 करोड़ से लागत से यहाँ पर निवेश की रूपरेखा के लिए अपनी सहमत जताई है। और ये यहाँ पर कई निवेश यहाँ पर लगेंगे, कई उद्योग धंधे लगेंगे। उसमें सौर ऊर्जा, मेडिकल सेक्टर, पशुपालन और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हो रहा है यहाँ इस क्षेत्र में। ये यहाँ पर डालमिया, जिंदल और आरएलजे, ये तमाम बड़ी कंपनियां हैं, वो भी आ रही हैं। और उम्मीद है कि ये जो पिछड़ा क्षेत्र है इनकी वजह से शायद इन उद्योगों के बाद यहाँ पर विकास को रफ्तार मिल सके। खैर, अब चलते हैं, गौर करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की। साल 1952 और 1957 में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जॉन एन विल्सन वो यहां से चुनाव जीते थे और उन्हें यहां का पहला सांसद होने का गौरव हासिल हुआ। जॉन एन विल्सन को 1962 में कांग्रेस के श्यामधर मिश्रा यहां से सांसद चुने गए। 1967 का चुनाव आया तो भारतीय जनसंघ को यहां पर जीतने का मौका मिला और उसके वी नारायण यहां पर सांसद चुने गए, उसके जो प्रत्याशी थे। 1971 में कांग्रेस के अजीम इमाम यहां से चुनाव जीते। 1977 में भारतीय लोकदल से फाकिर अली यहां से सांसद चुने गए। फिर 1980 का चुनाव आया, कांग्रेस के अजीम इमाम जो पहले जीते थे फिर से यहां से सांसद बनने का उन्हें मौका मिला। 1984 में कांग्रेस के उमाकांत मिश्रा यहां से चुनाव जीते। तो 1989 में यूसुफ बेग वो जनता दल के टिकट से यहां चुनाव लड़े और जीते। 1991 आया, 90 का दशक, तो वीरेंद्र सिंह ने यहां से चुनाव जीता और बीजेपी का खाता खोला। 1996 के चुनाव जो हैं यहाँ के बड़े दिलचस्प रहे हैं, उनकी चर्चा जरूरी है। एक अलग तरीके से वो चर्चित रहे हैं क्योंकि चंबल के बिगड़ों में खौफ का पर्याय बनी रही। 10 सुंदरी फूलन देवी जेल चली गई थी। बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने उन्हें रिहा कराया और समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। पहली बार चुनाव यहीं 1996 में जीती और सांसद बनी फूलन देवी। फिर 1998 में फूलन देवी बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गई थी। लेकिन 1999 का चुनाव जब आया तो सपा के प्रत्याशी के तौर पर फूलन देवी ने फिर से इस सीट पर जीत हासिल की और इस पर वापसी की। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यह सीट रिक्त हुई थी। यहां पर उपचुनाव हुए। 2002 के उपचुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी से राम रतीफ बिंद वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। 2004 में यह सीट हासिल हुई नरेंद्र कुशवाहा की को, उनको वो जीते यहां से और उन्होंने बीएसपी का खाता खोला था। पहली बार यहां से बीएसपी चुनाव जीती थी। हालांकि जीत के अगले ही साल 2005 में पैसे लेकर सवाल पूछने का जो आरोप लगा था 11 सांसदों में, उनमें नरेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। इनकी सदस्यता रद्द हो गई थी संसद की। उसके बाद ये सीट फिर से खाली हो गई और यहां पर उपचुनाव हुए। 2007 में जब उपचुनाव हुए तो बीएसपी ने यहां से रमेश दुबे को प्रत्याशी बनाया था, वो चुनाव यहां से जीते, सांसद बने। लेकिन 2009 में यह सीट फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हो गई। तब एक और दस्यु सरगना उत्तर प्रदेश में चर्चित रहे थे, ददुआ। उनके भाई बाल कुमार पटेल वो यहां से सांसद चुने गए, ददुआ के भाई। लेकिन 2014 की मोदी लहर आई तो इस सीट पर एनडीए का कब्जा हो गया। दरअसल 2014 में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सुनेलाल, अनुप्रिया पटेल वाली, उनके खाते में ये सीट रही थी। तो अनुप्रिया पटेल यहां से खुद चुनाव लड़ी थी। उन्हें 4,36,536 वोट मिले थे और 2,19,079 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीत लिया था। तब बीएसपी की समुद्रा देवी वो 2,17,457 वोट पाई थी, दूसरे पायदान पर रही थी। कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी वो भी चुनाव लड़े थे और वो 1,52,666 वोट पाए थे, तीसरे पायदान पर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल भी थे लेकिन वो चौथे पायदान पर जा पहुंचे थे। साल 2019 में भी ये सीट बीजेपी ने अपना दल सुनेलाल को ही दी थी। फिर से एक बार की यहाँ पर अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। लेकिन तब उन्होंने और बड़ा जीत का रिकॉर्ड बनाया था। तब वो 5,91,564 वोट उन्होंने हासिल किए थे और सपा बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद को उन्होंने 2,32,008 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी थी अनुप्रिया पटेल ने। कांग्रेस से फिर चुनाव लड़े थे ललितेश त्रिपाठी, उन्हें महज 91,501 वोट ही मिल सके थे। खैर, अब यहां पर बात करते हैं वोटरों की तादाद और यहां के जातीय ताने बाने की, जाति समीकरण की। तो इस सीट पर 18,97,805 वोटर्स हैं, जिनमें सर्वाधिक तादाद 4,80,000 के करीब दलित वोटर्स हैं। दूसरी बड़ी आबादी के तौर पर 3.5 लाख कुर्मी वोटर्स हैं इस सीट पर। 1,60,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, 1,50,000 वैश्य हैं, 1.5 लाख के करीब। 1,45,000 बिंद हैं, 1,20,000 मौर्य हैं, 90,000 छत्री हैं, 85,000 यादव हैं और 30,000 सोनकर जाति के भी यहाँ पर वोटर्स हैं। इसके साथ ही प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, मुस्लिम ये वोटर्स भी, इनकी आबादी 2 लाख के करीब है। जो कुर्मी वोटर्स हैं इस सीट पर वो यहाँ पर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे।
मिर्ज़ापुर में। और यही वजह है कि अपना दल की सोनेलाल को यहाँ पर बीजेपी के साथ होने के साथ साथ जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी भी निर्णायक भूमिका रहती है उनकी जीत में। इस संसदीय सीट के तहत, मिर्ज़ापुर के संसदीय सीट जो है, इसके तहत 5 विधानसभाएं आती हैं। साल 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इनमें सभी सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी। एक एक सीट अपना दल और निषाद पार्टी के पास गई थी, यानी एनडीए का कुनबा ही यहाँ से जीता था। सपा और बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। इनमें से 96 सुरक्षित सीट है, उसमें अपना दल सोनेलाल से रिंकी कोल वो विधायक बनी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद को जीतने का मौका मिला था, वो विधायक हैं। तो मिर्ज़ापुर सदर से बीजेपी के रत्नाकर मिश्रा, चुनार से बीजेपी के अनुराग सिंह और मणिहान से बीजेपी के ही रमाशंकर पटेल यहाँ से चुनाव जीते थे और इस वक्त मौजूदा विधानसभा में विधायक हैं। अब बात करते हैं 2024 की, जो चुनावी जंग जारी है इसके बारे में। ये सीट फिर से बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल को उनके कोटे में दी हुई है। यहाँ से अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल तीसरी बार खुद अपनी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद हैं, तो बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड चला यहाँ पर मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहती हैं इस सीट से और इसके लिए बड़ी मशक्कत कर रही हैं। ना सिर्फ वो, उनका खेमा अपना दल का, बल्कि बीजेपी के नेता भी यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र बिंद 2019 के लोकसभा चुनाव में भदोही से बीजेपी के सांसद रहे थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला, कट गया टिकट, तो नाराज हुए और दल बदल कर लिया उन्होंने, पाला बदल कर समाजवादी पार्टी में आ गए और अब मिर्ज़ापुर सीट से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। खेती किसानी से जुड़े हैं मनीष त्रिपाठी, जो 2005 में बीएसपी से जुड़े थे, 20 साल हो गए हैं तकरीबन उन्हें। साल 2009 में बीएसपी के मिर्ज़ापुर के कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। 2010 में ब्राह्मण भाईचारा कमेटी बीएसपी की हुआ करती थी, उसके मंडल प्रभारी बनाए गए थे। लगातार संगठन में सक्रिय रहे थे बीएसपी में। अब दलित ब्राह्मण समीकरण के जरिए यहाँ पर चुनावी चुनौती पेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं मनीष त्रिपाठी। इस सीट पर जो चुनावी मुकाबला हो रहा है उसका एक रोचक पहलू और भी है। राजा भैया का फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। दरअसल प्रतापगढ़ में एनडीए प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता, बीजेपी के जो सांसद भी हैं सिटिंग, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। तो उनके समर्थन में भाषण देते हुए अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर इनडायरेक्ट में, परोक्ष रूप से उन्होंने उन पर निशाना साधा। तो अब उनकी राजा भैया की जो समर्थक हैं, उनके लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में सक्रिय नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो नाराजगी का भाव भी दिखाई दे रहा है। इन क्षत्रिय जो वोटर्स यहाँ नाराज हैं, उनको बीजेपी के पाले में बनाए रखना, एनडीए के पाले में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। खैर, मिर्ज़ापुर का जो चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। जनता यहाँ किसे जीत की चाबी सौंपती है, इस ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। यहाँ के चुनाव से जुड़े हुए हर पहलू, हर एंगल से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।